छोड़कर रख दिया और स्वतंत्रता की आवाज को और प्रबल किया। काला पानी की याद आज भी हमें बताती है कि दबाव और यातना कितनी भी कड़ी क्यों न हो, कुछ मनोबल ऐसे होते हैं जिन पर कुचलने वाला भी टिक नहीं पाता। समाज से काट देने जैसी सजा, बस यही मकसद था। इसीलिए इंग्लिश शासन ने बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच भारत से मीलों दूर एक कारागार खड़ा करवाया, जो आज काला पानी के नाम से कुख्यात है। इस जेल का निर्माण कार्य 1986 में शुरू हुआ। चूंकि अंग्रेज शारीरिक श्रम खुद नहीं कराते थे, उन्होंने देश भर की जेलों से कैदियों को अंडमान भेजकर यहीं के काम पर लगा दिया, और वही कैदी बाद में इस जेल की दीवारें गढ़ने वाले बने। जेल के सजाने संवारने में समय तो लगा ही, क्वार्टर, ऑफिस और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर भी काम हुआ। कुल मिलाकर इसे पूरा करने में लगभग 10 साल लगे और खर्च के तौर पर 5,17,000 रुपए का आंकड़ा दर्ज हुआ। भवन सामग्री बर्मा, म्यांमार से मंगवाई गई, जबकि स्थानीय पत्थर से 20,000 क्यूबिक फीट और करीब 30 लाख ईंटें उपयोग की गईं, जिनमें से अधिकांश ईंटें कैदियों के हाथों से बनी थीं। इस जेल की सबसे खतरनाक बात उसका खुद का आर्किटेक्चरल प्लान था। इसकी प्रेरणा ग्रीक पौराणिक कथाओं के उस पात्र आर्गस पेनोप्टस से ली गई थी, एक ऐसा जीव जिसके शरीर पर हर तरफ आंखें थीं। इसी विचारधारा को साधते हुए 18वीं सदी में जेरेमी बेंथम ने पेनोप्टिकॉन नामक जेल मॉडल सुझाया। इसका सरल सा विचार यह था कि केंद्र में निगरानी टावर होगा और उसके चारों ओर गोलाकार ढंग से सेल्स लगे होंगे, जिससे टावर में बैठा पहरेदार हर कैदी पर नजर रख सके, पर कैदी को स्वयं पहरेदार न दिखे। गैलरीज भी बनी हुई है जहां से हम जेल के बारे में और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। पेनोप्टिकॉन का यही तर्क सेलुलर जेल के डिजाइन में लागू किया गया। कल्पना कीजिए, बीच में वॉच टावर और उसके चारों ओर तख्तों का पहिया जैसा फैलाव, हर रेख में अलग विंग और उन विंग्स में छोटे छोटे सेल। ड्रोन जैसा ऊपर से देखें तो आप साफ देख पाएंगे कि चारों तरफ 7 अलग विंग बने हुए हैं और उनका परस्पर विन्यास ऐसा है कि एक विंग के आगे वाला हिस्सा दूसरे विंग के पीछे वाले हिस्से के पास आता है। नतीजा यह कि कैदी एक दूसरे को देख या बात तक नहीं कर पाते। जेल परिसर के भीतर अस्पताल भी था, जहां बीमार कैदियों का इलाज होता। पास में ऑफिस ब्लॉक, जहां अंग्रेज अफसर बैठते, और एक फांसी घर, जो एक साथ 3 लोगों को फांसी देने की व्यवस्था रखता था। रसोई दोनों समुदायों के लिए अलग अलग बनवाई गई थी, हिंदू और मुस्लिम कैदियों के लिए। आप अगर ध्यान दें तो दिखाई देगा कि मुख्य बाउंड्री काफी ऊंची नहीं है। इसके पीछे कारण बाद में समझ आएगा। अब अंदरूनी व्यवस्था, बंकर अंदर से कुछ इस प्रकार का होता था, जैसे कि इसमें कुछ विंडोज आपको नजर आ रही हैं। ये विंडोज उस टाइम पर जो जापानीज लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो यहाँ से निगरानी रखा करते थे। और ये जैसे मैं इससे बाहर निकलूंगा तो कुछ इस प्रकार का इसका एंट्री गेट हुआ करता था कि कैसे इसके अंदर प्रवेश किया जाता था। रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल द्वीप है जहाँ पर ब्रिटिशर्स काल के पुराने अवशेष आज भी देखने मिलते हैं, जिनमें से अभी हम देख रहे हैं वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को। यहाँ पर अंग्रेज समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू पीने लायक बनाया करते थे। साझा बैरक, न कोई सामूहिक ठिकाना जहां कैदी बातचीत कर सके। ये जेल जानबूझकर पृथकवास आधारित सजा देने के लिए बनवाई गई थी। ये है ब्रिटिशर्स काल का स्विमिंग पूल, जिसे इस कदर डिजाइन किया गया था कि हाई टाइड्स के दौरान ये अपने आप भर जाया करता था, और जब समुद्र में लो टाइड्स आया करते थे तो उस दौरान ये लो टाइड्स के साथ साथ खाली हो जाया करता था। क्योंकि वहां पहुंचना मानव जीवन से परे एक इस स्थान पर आज एक बहुत ही बड़ा तिरंगा लहराता है, जो कि काफी दूर से नजर। यहाँ पर ब्रिटिशर्स पार्टी किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, और दूसरी तरफ सेलुलर जेल में वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया करते थे। 698 सेल्स हर एक में अकेले कैदी को बंद रखा जाता था। इस जेल से जुड़ी ये ब्रिटिश काल का प्रोटेस्टेंट चर्च है, जिसके विंडोज के फ्रेम्स बर्मा की टीक वुड से बने हुए थे, और इसमें जो कांच उपयोग किया गया था वो इटली का था। बनावट ऐसी थी कि वे लगभग 9 महीनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो
ये पूरा का पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर पेड़ की जड़ें लिपटी हुई हैं और इस तरह से लिपटी हुई हैं कि अगर जड़ों को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग भी नीचे आ जाए। तो ये जो जड़ें हैं एक तरह से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे हुए हैं और इसमें कई सारे सैनिक रहा करते थे। इस बैरक के अंदर एक रसोई घर भी हुआ करता था, साथ ही मनोरंजन के लिए एक टेनिस कोर्ट भी था। वे जिन्हें कभी रिहाई नहीं मिलनी थी, जीवन भर जेल में रहना ही उनका भाग्य था। इनमें एक नाम था परेंद्र कुमार घोष।
देखते हैं कि छिलते छिलते उनके हाथों से खून टपकता था। दूसरा ग्रुप नारियल तोड़ने वाला। उन्हें बिना रुके तेजी से नारियल तोड़कर अगले समूह को देना पड़ता। तीसरा ग्रुप नारियल का पानी इकट्ठा करता, उसे बाल्टियों में भरता और ढोकर ले जाता। चौथा ग्रुप टूटे हुए नारियल को खुरपे से काटकर उसका गूदा अलग करता। यह काम कई घंटों तक चलता और छोटी सी गलती पर भी डंडे बरसते। गार्ड जब चाहें किसी भी बहाने मारपीट शुरू कर देते। कभी कहते कैदी ने नारियल चुराया, कभी कहते काम धीमा कर रहा है। सावरकर ने एक घटना का जिक्र किया है जब एक पठान जमादार ने धर्म के नाम पर हिंदू कैदियों को काफिर कहकर बेरहमी से पीटा। नारियल छीलने के बाद बचे रेशों को भी यूं ही नहीं फेंका जाता था। उन्हें सुखाया जाता, पीटा जाता, फिर उन्हीं से फाइबर निकाला जाता और कैदियों को उसे साफ करने का आदेश दिया जाता। ये लगातार चलने वाली मेहनत किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी। और अगर किसी कैदी ने बस किसी और से 2 शब्द बात कर ली तो उसे नतीजा भुगतना पड़ता। मार, कोड़े और कभी-कभी खाना तक बंद कर दिया जाता। लेकिन इन सब में सबसे भयानक काम था तेल निकालना। आपने गांवों में देखा होगा, बैल चक्की के चारों ओर घूमते हैं और तेल निकलता है। यहां वही चक्की कैदियों से चलवाई जाती थी। बैल की जगह इंसान वही लकड़ी की मोटी छड़ खींचते हुए घंटों घंटों तक घूमता रहता था, जब तक उसके पैरों से खून न निकल आए। यह काम इतना क्रूर था कि लोग थक कर गिर जाते, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं होती। अब बात करते हैं उस काम की जो काला पानी जेल की सबसे निर्दयी सज्जाओं में गिना जाता था, तेल निकालने का कोलू। कैदियों को लोहे की बनी भारी चक्की से बांध दिया जाता था, जिसे वे अपने हाथों और कंधों की ताकत से घुमाते थे। यह वही चक्की थी जिसे बाहर गांवों में बैल घुमाते हैं, लेकिन यहां बैल की जगह इंसान थे। सुबह से शाम तक दिन भर एक ही काम, उस कोलू को घुमाते रहना। अगर जरा भी थकान के कारण कोई रुक जाता तो पास खड़ा जमादार चीख पड़ता, बैठा क्यों है? शाम तक तेल पूरा होना चाहिए, वरना कोड़े खा लेगा। आराम का, रुकने का या पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। हर कैदी के लिए रोज का एक कोटा तय था। 30 पाउंड यानी करीब 14 लीटर तेल निकालना अनिवार्य। अगर यह कोटा पूरा नहीं हुआ तो न खाना मिलता न नींद। कई बंदी तो इसी कोलू को घुमाते घुमाते बेहोश होकर गिर जाते थे। किसी के हाथों की त्वचा छिल जाती, किसी के पैरों से खून बहता। लेकिन कोटा अधूरा रहा तो उन्हें रात भर वही काम करवाया जाता। कागज पर गैलरीज भी बनी हुई हैं जहां से हम जेल के बारे में और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। और दोपहर 12 से शाम 5 तक दोबारा काम। पर सच्चाई यह थी कि कोलू के लिए कोई नियम नहीं चलता था। ना लंच, ना आराम, ना टाइम टेबल। खाना कभी आता कभी नहीं। आता भी तो गेट बस कुछ सेकंड के लिए खुलता और फिर तुरंत बंद कर दिया जाता। कैदियों को 2 कटोरियों पानी में पूरा दिन काटना पड़ता था। कई बार तो लोग एक हाथ से रोटी तोड़ते और दूसरे हाथ से कोलू घुमाते रहते। सुबह 6 बजे शुरू हुआ सिलसिला शाम 5 तक, लगभग 11 घंटे की लगातार मेहनत। बीच में न बैठने की छूट, न पेशाब या वॉशरूम का समय। अगर कोई बीमार पड़ जाता, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, तो उसे बीमारी काम से भागने का बहाना कहा जाता। ऐसे कैदियों को अस्पताल में ही भेजा जाता था। उन्हें उसी हालत में कोलू के पास खड़ा कर दिया जाता। सावरकर ने लिखा है, इस कैदी को तेज माइग्रेन था, जिसे पुराने जमाने में आधी सीसी कहा जाता था। वो दर्द से पागल होकर एक बार दीवार पर सिर मारता। लेकिन बंकर अंदर से कुछ इस प्रकार का होता था, जैसे कि इसमें कुछ विंडोज आपको नजर आ रही हैं। ये विंडोज उस टाइम पर जो जापानीज लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो यहाँ से निगरानी रखा करते थे। और ये जैसे मैं इससे बाहर निकलूंगा तो कुछ इस प्रकार का इसका एंट्री गेट हुआ करता था कि कैसे इसके अंदर प्रवेश किया जाता था। रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल द्वीप है जहाँ पर ब्रिटिशर्स काल के पुराने अवशेष आज भी देखने मिलते हैं, जिनमें से अभी हम देख रहे हैं वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को। यहाँ पर अंग्रेज समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू पीने लायक बनाया करते थे। कोठरी में जान दी। यहाँ तक कि वॉशरूम जाना भी एक तरह की सजा थी।
दिन में सिर्फ 3 तय समय थे, सुबह, दोपहर ये और है शाम। ब्रिटिशर्स काल उनके का अलावा स्विमिंग अगर किसी पूल, को जरूरत जिसे पड़ गई, इस कदर तो डिजाइन सज्जा किया पक्की गया थी। था कि हाई शाम टाइड्स 6 के बजे के दौरान बाद ये सभी अपने सेल आप बंद भर कर दिए जाया करता जाते था, और और जब अगली सुबह समुद्र में 6 लो बजे ही टाइड्स आया खुलते। करते थे यानी तो पूरे उस दौरान 12 ये घंटे लो तक टाइड्स कोई के बाहर साथ नहीं जा साथ सकता खाली था। हो जाया करता था। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती या शरीर जवाब दे देता, तब इस भी स्थान दरवाजा पर नहीं आज एक खुलता था। बहुत ही बड़ा आप तिरंगा चीखो, लहराता है, रो, जो कि काफी लेकिन दूर कोई से नहीं नजर आता यहाँ था। पर इस ब्रिटिशर्स जगह पार्टी इंसान किया को करते थे, इंसान नहीं, एंजॉय किया करते जानवर से थे, भी नीचे और समझा दूसरी जाता तरफ था। सेलुलर हर जेल में सांस, हर वे हरकत भारतीय बस स्वतंत्रता ब्रिटिश सेनानियों अफसर की पर मर्जी पर निर्भर अत्याचार थी। किया करते अब थे। सोचिए, अगर किसी कैदी को वॉशरूम जाना हो और वो तय समय से बाहर जाना चाहे, तो उसके लिए भी सजा ये तय थी। ब्रिटिश काल का ऐसे कैदी को प्रोटेस्टेंट चर्च मजबूरी है, में अपने जिसके ही सेल के विंडोज के कोने में रखे फ्रेम्स छोटे से बर्मा की मटके का टीक वुड इस्तेमाल से बने करना हुए पड़ता थे, था। और इसमें जो वो मटका कांच इतना उपयोग किया छोटा गया होता था था कि वो उसमें इटली का कुछ था। रखा ही नहीं जा सकता था। कई बार कैदी बेबस होकर दीवार या जमीन पर ही कर देते थे। लेकिन तो इसके ये बाद पूरा जो का पूरा होता था, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के वो ऊपर
हुए। वो लेटर पहुंचा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक, जो उस समय के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने उस पत्र को अपने अखबार द बंगाली में छापा और फिर ब्रिटिश काउंसिल में मच गया हंगामा। पहली बार दुनिया ने जाना कि अंडमान की इस जेल के भीतर कैदियों पर कितना अमानवीय अत्याचार होता है। लेकिन अफसोस, इतनी हलचल के बाद भी जेल के भीतर की परिस्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। कैदियों की सजा के समय उन्हें बोरे से बनी एक खुरदरी ड्रेस पहनाई जाती थी। टॉर्चर के औजार जैसे लोहे की जंजीरें, आयरन ग्रिल्स, फ्लॉगिंग स्टैंड्स और तेल निकालने वाले कोल्हू सब सीधे इंग्लैंड से मंगाए गए थे। आखिरकार 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों के बाद इस जेल के अधिकतर कैदियों को रिहा कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे यह नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। 1942 यानी द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 का समय जापान की सेना ने अंडमान पर कब्जा कर लिया और कालापानी जेल का एक नया और भी भयावह अध्याय शुरू हुआ। ब्रिटिश अफसर तो मुख्यतः पुरुष कैदियों को टॉर्चर करते थे, लेकिन जापानियों ने तो महिलाओं और बच्चों तक को इस जेल में बंद करना शुरू कर दिया। 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और पहली बार वहां तिरंगा फहराया। उन्होंने इस ऐतिहासिक जेल का दौरा भी किया। उनकी कुछ तस्वीरें आज भी इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो पूरी तरह साफ सुथरा और व्यवस्थित था। जहां असल में बंदी बनाकर रखा गया था, वो हिस्सा कभी भी उन्हें नहीं दिखाया गया। कभी यह जेल 7 विंग्स वाली एक विशाल इमारत थी, लेकिन बाद में 2 विंग्स भूकंप में ढह गईं और 2 विंग्स जापानी सेना ने बंकर बनाने के लिए तोड़ दी। आज सिर्फ वॉच टावर और विंग नंबर 1, 6 और 7 ही बचे हैं। बाकी सब इतिहास बन चुका है। आज का सेल्यूलर जेल, जो कभी काला पानी के नाम से आतंक का प्रतीक था, अब एक राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मेमोरियल बन चुका है। वो जगह जहां इंसानियत को शर्मसार किया गया, आज आजादी के बलिदान की सबसे बड़ी निशानी बन चुकी है।